Hello friends, very good morning all of you. In today's class, we are going to start a new topic, that is RBI, Reserve Bank of India or Central Bank. Let's start from the introduction first. RBI was set up in 1935 on April 1st under the RBI Act 1934. When RBI was set up, the main head office of RBI was in Calcutta and was permanently moved to Mumbai in 1937. And one more fact, RBI was privately owned institution before 1949 and after 1935. But since 1949, January 1st, RBI was nationalized. After nationalization of RBI in 1949, RBI becomes government owned body, totally owned by government of India. Understand? All right, इतना समझने के बाद हम बात करते हैं बच्चों की आरबीआई का क्या काम है. आरबीआई इज द रेगुलेटर, controller, facilitator of monetary system of the economy, of the entire monetary system of the economy. RBI is an apex institution which control, regulates and facilitates the entire monetary system of the economy. जितने भी कमर्शियल बैंक्स, जितने भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको कंट्रोल, रेगुलेट कौन करता है, हम बोलेंगे आरबीआई. तो आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस भी हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई. ठीक है. उसके बाद अब आरबीआई के मीनिंग और फंक्शंस और रोल हम पढ़ेंगे इस क्लास में. सबसे पहले आरबीआई का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि आरबीआई क्या है. आरबीआई इज एन एपेक्स बैंक व्हिच कंट्रोल, रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी. जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी है जो है आरबीआई, सेंट्रल बैंक. और सेंट्रल बैंक के पास सोल मोनोपोली राइट है नोट इशू करने का, करेंसी इशू करने का. राइट. अब हम बात करते हैं बच्चों आरबीआई के फंक्शंस की. सबसे पहली बात आरबीआई के फंक्शन में आती है कि आरबीआई के जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली ट्रेडिशनल बैंकिंग फंक्शंस भी हैं और डेवलपमेंट फंक्शंस भी हैं और उसके अलावा रेगुलेटरी फंक्शंस, सुपरवाइजरी फंक्शंस भी हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई के बैंकिंग फंक्शंस की. बैंकिंग फंक्शंस में सबसे पहले आरबीआई के फंक्शंस हम पढ़ेंगे बच्चों. बैंकिंग फंक्शंस में आरबीआई के सबसे पहले जो फंक्शंस है वो क्या है. फर्स्ट फंक्शन इज करेंसी अथॉरिटी. आरबीआई को सोल मोनोपोली राइट मिला हुआ है इससे, गवर्नमेंट से करेंसी को इशू करने. अब करेंसी के अंदर नोट्स और कॉइन्स दोनों आते हैं. आरबीआई को जो राइट मिला है वो कौन सा मिला है, नोट इशू करने का, नॉट कॉइन्स. करेंसी अथॉरिटी, और इसको बोल सकते हो आप बैंक ऑफ इशू. क्या इशू करता है आरबीआई, करेंसी इशू करता है सर. करेंसी में क्या इशू करता है, नोट्स इशू करता है, कॉइन्स नहीं करता. इसकी बातें करेंगे हम डिटेल में. उसके बाद दूसरा फंक्शन आएगा आरबीआई का बैंकिंग फंक्शन में, बैंकर्स बैंक. बैंकर्स बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए जो अथॉरिटी है वो कौन है, आरबीआई है. तो बैंकर्स बैंक के अंदर भी हम 3 फंक्शंस पढ़ेंगे. कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्लियरिंग हाउस एजेंट और उसके अलावा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. उसके बाद तीसरा फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. आरबीआई सिर्फ बैंकों का बैंक नहीं है बल्कि गवर्नमेंट का भी बैंक है. गवर्नमेंट का भी सिर्फ बैंकर नहीं है बल्कि एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइजर भी है. ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है. उसके बाद चौथा फंक्शन जो हम पढ़ेंगे आरबीआई का वो है कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. जितनी भी कंट्री हैं उन सबकी फॉरेन करेंसी, उन सबकी जो करेंसी है हमारी इकोनॉमी के पास होती है, वो करेंसी मेंटेन कौन करेगा, तो वो भी आरबीआई ही मेंटेन करेगा. ये भी उसको अथॉरिटी मिली हुई है. उसके बाद लास्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई इन बैंकिंग फंक्शन इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो लोन्स एडवांसेस कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं, वो लोन्स एडवांसेस के ज्यादा होने से अगर मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाए तो उसे कंट्रोल भी कौन करता है, आरबीआई करता है. बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है. उसे बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई. ये सब होगा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू. ये भी पढ़ेंगे हम कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट को इकोनॉमी के अंदर. ठीक है. मनी सर्कुलेशन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है. अब सबसे पहली बात हम करेंगे पहले फंक्शन की, वो है करेंसी अथॉरिटी. देखो बच्चों, करेंसी अथॉरिटी जो आरबीआई को मिली हुई है नोट इशू करने की, करेंसी हमारी कंट्री के अंदर 2 फॉर्म में है, एक तो नोट्स और दूसरा कॉइन्स. नोट्स एंड कॉइन्स.
आप सबको अच्छे से मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो ध्यान से सुनना। इन इंडिया नोट्स आर इशूड बाय आरबीआई, बट coins are not issued by RBI. Coins are issued by Ministry of Finance और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। Coins हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही इसका कंट्रोल रहेगा। और नोट्स जो हैं वो इशू करता है कौन? हम बोलेंगे आरबीआई। अब अगर हम फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं बैंक ऑफ इशू, तो इसमें आप क्या बताओगे? इसमें आप बताओगे कि आरबीआई जो है उसके पास सोल मोनोपोली राइट है किस चीज का? नोट इशू करने का, जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। और नोट इशू जो करता है आरबीआई, वो कौन कौन सा नोट इशू करता है? सबसे पहली बात, नोट्स की जो डिनोमिनेशन है वो क्या है? देखो, हमारी इकोनॉमी के अंदर 1 का नोट भी था, अब डिसकंटिन्यूड अब है नहीं अवेलेबल मार्केट के अंदर। 2 का नोट भी था, 5 का है, 10 का है, 20 का है, 50 का नोट भी है, 100 का भी है, 200 और 500 और 2000 का। इन सभी नोट्स में से आरबीआई क्या इशू करता है? तो हम बोलेंगे 5 रुपीज एंड अबव, 5 रुपए और 5 से ऊपर जितने भी नोट है। देखो बच्चों, 5 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का है, 50 रुपीज नोट है, 100 है, 200 है, 500 है और 2000 रुपीज का नोट है। ये सभी नोट इशूड बाय आरबीआई। इसलिए बोलते हैं आरबीआई को करेंसी अथॉरिटी, आरबीआई को मिली हुई है और वो इशू कर रहा है, और बैंक ऑफ इशू बोलते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनना, आरबीआई कितने नोट इशू कर सकता है, कितनी करेंसी इशू कर सकता है? अब अनलिमिटेड तो इशू कर नहीं सकता, ठीक है। आरबीआई जब नोट इशू करता है तो एक रिजर्व सिस्टम है जिसे बोलते हैं हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम। आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पे हमेशा करेंसी इशू करेगा। आरबीआई को मिनिमम आरबीआई को मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व, आरबीआई को मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना होता है इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज। गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें से 115 करोड़ का आपका गोल्ड है और 85 करोड़ की जो है वो फॉरेन एक्सचेंज है। इतना मिनिमम रिजर्व आरबीआई को मेंटेन करना पड़ेगा। और जब आरबीआई ये मिनिमम रिजर्व मेंटेन करेगा तो हम बोलेंगे आरबीआई के पास एसेट मेंटेन है, कितने की? 200 करोड़ की। और उस एसेट के इक्विवेलेंट आरबीआई की लायबिलिटी बनती है कि वो नोट इशू करके। मेरी बात समझ रहे हो? तो आरबीआई अनलिमिटेड नोट इशू नहीं करता, आरबीआई नोट इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन होना चाहिए और उसके इक्विवेलेंट आरबीआई की लायबिलिटी है कि वो नोट इशू कर सकता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना बच्चों, मिनिमम रिजर्व सिस्टम ध्यान रखना है, भूलना नहीं है आपको। अब एडवांटेजेस क्या है? अगर आरबीआई नोट इशू करेगा तो एडवांटेज क्या है? देखो, सबसे पहले एडवांटेज ये है कि अगर आरबीआई नोट प्रिंट कर रहा है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो नोट प्रिंट कर रही है, तो इससे क्या होगा? इससे होगी यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। जो नोट्स प्रिंट होते हैं सर्कुलेट इकोनॉमी के अंदर होते हैं, वो यूनिफॉर्म होंगे क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट कर रही है, रेगुलर बेस पे वही प्रिंट करेगा और वही सेम नोट प्रिंट करेगा। उसके बाद दूसरी एडवांटेज ये है कि पब्लिक का फेथ, जो पब्लिक का विश्वास है, ट्रस्ट है, वो आरबीआई की करेंसी पे है। अगर कोई और फेक करेंसी हमारे हाथ में आती है, हमारा फेथ उस पर नहीं होता। तीसरी एडवांटेज, अगर आरबीआई नोट प्रिंट कर रहा है, उसके पास पावर है नोट प्रिंट करने की, सर्कुलेट करने की, तो उसके पास ये भी पावर है कि वो कंट्रोल भी कर सकता है मनी सप्लाई। क्योंकि नोट्स आरबीआई ने प्रिंट किए हैं और वो नोट जो करेंसी है वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होगी पब्लिक के पास, तो पब्लिक के पास अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो आरबीआई कैन कंट्रोल मनी सप्लाई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। चौथी एडवांटेज, अगर आरबीआई को हम बोल रहे हैं बैंक ऑफ इशू, तो किसके अकॉर्डिंग आरबीआई बैंक ऑफ इशू है, किसकी पॉलिसी के बेस पे आरबीआई काम करता है? हम बोलेंगे गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को राइट मिल जाता है आरबीआई को सुपरवाइज करने का और कंट्रोल करने का, ये आपको ध्यान रखना है। ये एडवांटेजेस है अगर आरबीआई को हम बोलते हैं बैंक ऑफ इशू। करेक्ट है बच्चों? इसके बाद जो दूसरा फंक्शन आता है वो आता है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक, ध्यान से सुनना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट। बैंकर्स बैंक के अंदर आप 3 फंक्शन और पढ़ सकते हैं। बैंकर्स बैंक के अंदर आप 3 सब फंक्शन और पढ़ सकते हैं, वो क्या है? ध्यान से सुनना। सबसे पहला फंक्शन है बैंकर्स बैंक के अंदर, सर, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टडियन ऑफ
कैश रिजर्व्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन है इसी के अंदर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, करेक्ट। उसके बाद इसी के अंदर तीसरा सब फंक्शन और है, वो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस एजेंट बोल सकते हो या क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोल सकते हो, जो आरबी परफॉर्म करता है अंडर द बैंकर्स बैंक। देखो बच्चों, इतने सारे कमर्शियल बैंक, इतने सारे कमर्शियल बैंक हैं, उन सब कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी है जो है आरबीआई, एपेक्स बॉडी। सबसे पहली बात आपको पता होगा, जितने भी कमर्शियल बैंक है, सभी कमर्शियल बैंक को, सभी कमर्शियल बैंक्स को कुछ मिनिमम रिजर्व, कुछ फ्रैक्शन ऑफ रिजर्व, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, कुछ फ्रैक्शन ऑफ रिजर्व मेंटेन करना होता है। किसका फ्रैक्शन? फ्रैक्शन किसका? टोटल डिपॉजिट्स का। जितने भी डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के पास आते हैं, उन टोटल डिपॉजिट्स में से कमर्शियल बैंक्स जो हैं कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स मेंटेन करते हैं। मेंटेन करते हैं कुछ आरबीआई के पास और कुछ खुद अपने पास, देमसेल्व्स। कुछ आरबीआई के पास और कुछ खुद अपने पास, देमसेल्व्स। तो आरबीआई के पास जो मेंटेन कर रहे हैं टोटल डिपॉजिट का जो पार्ट आरबीआई के पास मेंटेन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। सर कैश रिजर्व रेशियो क्या है? सीआरआर क्या है? सीआरआर refers to the ratio at which all commercial banks have to keep some part of their total deposits with RBI. सर एसएलआर क्या होता है? एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर ये वो रेशियो है जिस रेशियो से हर कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ रिजर्व मेंटेन करने हैं इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, करेक्ट, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। देखो बच्चों, सीआरआर क्या था? सीआरआर ये था कि हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट मैंडेटरी है आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ेगा और कुछ पार्ट अपने पास भी लिक्विड एसेट के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा। तो बैंक क्यों बोल रहा है, आरबीआई क्यों बोल रहा है कि मेंटेन करो सीआरआर एसएलआर? ताकि बैंक सॉल्वेंट रहे, बैंक करप्ट ना हो जाए, तो आपके पास कुछ रिजर्व मेंटेन होने चाहिए। तो एसएलआर और सीआरआर दोनों ही किसके कंपोनेंट कहे जाते हैं? तो हम बोलेंगे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के दो कंपोनेंट है, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट। ये दोनों ही रिजर्व आरबीआई बोलता है कि आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। सीआरआर मेरे पास मतलब आरबीआई के पास और एसएलआर खुद कमर्शियल बैंक के पास। तो इसे बोलते हैं सीआरआर एसएलआर, दोनों ही कंपोनेंट्स एलआरआर के। तो ये आपका फंक्शन बन गया कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। आरबीआई कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स को मेंटेन करता है। सर एक बात और सुनना ध्यान से कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सब रिजर्व निकालने के बाद ही लोन दे सकते हैं। अगर मान लो कमर्शियल बैंक के पास आज की डेट में टोटल डिपॉजिट्स 10 लाख रुपए के आए और सीआरआर मान लो 3 से 4% मेंटेन करना है आरबीआई के पास और 19 से 20% एसआरआर मेंटेन करना है अपने पास। ये सब रिजर्व निकालने के बाद जो डिपॉजिट्स बचेंगे उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, डिराइव्ड डिपॉजिट्स। उसमें से कमर्शियल बैंक लोन दे सकता है। तो रिजर्व को निकालना है, रिजर्व को निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उससे कमर्शियल बैंक लोन आगे पब्लिक को दे सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आरबीआई को बोला गया कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। अब उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है बच्चों लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ध्यान से सुनना, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर मतलब लोन देने वाला, लास्ट मतलब आखिरी, रिजॉर्ट मतलब ऑप्शन। तो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स के लिए आखिरी ऑप्शन है। मींस अगर कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल नीड है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लोन की रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से मदद मांग रहे हैं, वहां से नहीं मिल रही, अदर सोर्स से मदद मांग रहे हैं, वहां से नहीं मिल रही, तो एट द एंड कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ेगी आरबीआई की। कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देगा अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज या अगेंस्ट सम मॉर्गेज सिक्योरिटीज या अगेंस्ट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करेगा। तो कमर्शियल बैंक्स को अगर कहीं से पैसा नहीं मिलता, कमर्शियल बैंक को कहीं से फाइनेंशियल नीड पूरी नहीं होती, तो एट द लास्ट कमर्शियल बैंक कहां पहुंचते हैं? आरबीआई के पास। तो हम आरबीआई को बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये था नेक्स्ट फंक्शन।
तो बैंकर्स बैंक के अंदर हमने दो सब फंक्शन पढ़ लिए, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सर तीसरा सब फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब फंक्शन क्या है, ध्यान से सुनो। क्या फंक्शन है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सर आपने देखा होगा कि जब चेक, चेक समझते हो ना, चेक डॉक्यूमेंट पीस ऑफ पेपर, तो चेक जो है ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो चेक जब किसी एक पर्सन का चेक दूसरे पर्सन के अकाउंट में डाला जाता है, या दूसरा पर्सन किसी तीसरे पर्सन के अकाउंट में चेक डालता है, ठीक है, तो चेक की क्लियरिंग जो होती है वो कौन करता है? सर चेक की क्लियरिंग कौन करता है? अगर एक ही बैंक के नाम पे दो चेक है, सपोज मैंने चेक काट के आपको दिया, आपने चेक काट के मुझे दिया, मेरा भी अकाउंट एसबीआई में, आपका भी अकाउंट एसबीआई, तो सेम बैंकों में चेक जा रहा है, इसमें कोई फंडा नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्लियर करने में सेकंड्स में काम होता है, चेक क्लियर हो जाता है, वहां आरबीआई का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर अदर बैंक्स के चेक है, कमर्शियल बैंक खुद चेक क्लियर कर लेगा, आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा अगर सेम बैंक है तो, लेकिन अगर अदर बैंक का चेक है तो वो चेक क्लियर होने के लिए कहां जाएगा? सर आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई को बोला गया है क्लियरिंग हाउस एजेंट, या क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? आरबीआई। कैसे परफॉर्म कर रहा है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये जान लो बच्चों, जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, सबका अकाउंट किसके पास है? बच्चों जितने भी कमर्शियल बैंक हमारी इकोनॉमी के अंदर है, सबका अकाउंट किसके पास है? सर सबका अकाउंट आरबीआई के अंदर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सभी कमर्शियल बैंक का अकाउंट है, करेक्ट। अब कोई भी चेक किसी भी कमर्शियल बैंक का कटेगा तो क्लियर कहां होगा? आरबीआई। मान लीजिए मिस्टर विशाल, मिस्टर विशाल का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, करेक्ट है, एचडीएफसी बैंक में है, और मिस्टर साहिल का अकाउंट एक्सिस बैंक में है, करेक्ट। अब क्या हुआ कि मिस्टर साहिल को 1 लाख रुपीस पे करने थे। मिस्टर विशाल ने मिस्टर साहिल को 1 लाख रुपीस पे करने थे। मिस्टर विशाल ने क्या किया? मिस्टर विशाल ने मिस्टर साहिल को चेक काट के दे दिया 1 लाख रुपए का, और वो चेक जो मिस्टर साहिल ने डाला वो कहां डाला? अपने अकाउंट में डाला। तो एक्सिस बैंक के अंदर जो चेक गया वो एचडीएफसी का गया। एचडीएफसी का चेक किसके पास गया? एक्सिस बैंक के पास गया। अब इसी तरह से मान लो मिस्टर साहिल ने मिस्टर करण को 80,000 रुपीस देने हैं। मिस्टर साहिल ने मिस्टर करण को 80,000 रुपए देने हैं, और मिस्टर करण का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में। तो मिस्टर साहिल ने क्या किया? मिस्टर साहिल ने 80,000 रुपए का चेक, मिस्टर साहिल ने 80,000 रुपए का चेक काट के दे दिया मिस्टर करण को, और मिस्टर करण का अकाउंट कहां पे है? एचडीएफसी बैंक के। ठीक है सर। तो आप क्या देख रहे हो कि एक्सिस बैंक से जो एचडीएफसी बैंक के अंदर पैसे जाने हैं, एक्सिस बैंक से जो एचडीएफसी बैंक के अंदर पैसे जाने हैं वो 80,000 रुपए जाने हैं, और एचडीएफसी बैंक से जो एक्सिस बैंक में पैसे जाने हैं वो 1 लाख रुपए जाने हैं। ये सब थ्रू चेक जाना है बच्चों। अब टोटल हमारे पास दो चेक हो गए, एक 1 लाख रुपए का चेक और एक 80,000 का चेक। अब ये दोनों के दोनों चेक चले गए बैंक के, एक्सिस का चेक चला गया एचडीएफसी बैंक के अंदर, एचडीएफसी का चेक चला गया एक्सिस बैंक के अंदर, करेक्ट है। अब ये दोनों चेक आरबीआई के पास चले जाते हैं। आरबीआई देखता है भाई दो चेक आए, कि एक चेक जाना है एचडीएफसी से एक्सिस बैंक में, एक एक्सिस से एचडीएफसी में। आरबीआई देख रहा है कि एक्सिस बैंक ने एचडीएफसी को 80,000 रुपए देने, और एचडीएफसी ने एक्सिस बैंक को 1 लाख रुपए देने। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई करता है सेटलमेंट। ऐसा नहीं करता 80,000 निकालेगा 1 लाख रुपए डालेगा, नहीं, सीधा 20,000 रुपए का सेटलमेंट कर देगा। एक्सिस बैंक ने एचडीएफसी को 80,000 देने हैं, एचडीएफसी ने एक्सिस को 1 लाख रुपए देने हैं। तो आरबीआई क्या करेगा? एचडीएफसी में से 20,000 रुपए निकाल के एक्सिस बैंक के अंदर डाल देगा। इसे बोलते हैं सेटलमेंट।
तो आरबीआई सेटलमेंट करता है चेक्स के। ऐसे बहुत सारे चेक आते होंगे दिन में और बहुत सारे बैंकों के चेक आते होंगे, तो सभी बैंकों की डेबिट और क्रेडिट, सभी बैंकों की डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करके आरबीआई सेटलमेंट क्लियर कर देता है सभी बैंक्स की। इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो किसकी क्लियरिंग हो रही है बच्चों? चेक्स की क्लियरिंग हो रही है, अदर बैंक्स की चेक्स की, जो आरबीआई करता है 3 वर्किंग डेज के अंदर। समझ में आया? तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास, वो आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन के बाद तीसरा फंक्शन। देखो बच्चों, बैंकर्स बैंक के अंदर 3 फंक्शन है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट और क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इससे पहले हमने किया करेंसी इश्यू, करेंसी अथॉरिटी यानी बैंक ऑफ इश्यू वाला फंक्शन आरबीआई का। 2 फंक्शन हमारे हो गए और दूसरे फंक्शन के अंदर 3 फंक्शन हमने कवर किए। अब जो मेजर तीसरा फंक्शन आता है वो आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक भी है और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी है। देखो बच्चों, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बैंकर्स टू गवर्नमेंट के अंदर हम 3 बातें लिखेंगे कि एक्ट एज अ बैंकर, एक्ट एज अ बैंकर, दूसरा एज एजेंट, एक्ट एज एन एजेंट, और तीसरा आता है एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, आरबीआई को आप बोल रहे हो गवर्नमेंट का बैंक, यानी बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब आरबीआई जो है बैंकर्स टू गवर्नमेंट के अंदर 3 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक तो बैंकर का तो कर ही रहा है, दूसरा एजेंट का, तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर का। ध्यान से सुनिएगा कि बैंकर का रीजन क्या है। एज अ बैंक, हम किसी भी कमर्शियल बैंक में हमारा अकाउंट होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे डिपॉजिट्स करते हैं और अगर जरूरत पड़े लोन की तो वहां से लोन भी ले लेते हैं। ऐसे ही आरबीआई गवर्नमेंट को एज अ बैंकर लोन भी दे सकता है और गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स तो मेंटेन करेगा उसके करंट अकाउंट में। गवर्नमेंट का करंट अकाउंट मेंटेन होगा किसके पास? आरबीआई के पास, उसमें डिपॉजिट्स रख सकते हैं। उसके बाद तीसरा, अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई पेमेंट करनी हो या कोई रिसिप्ट आनी हो तो वो भी फंक्शन परफॉर्म करेगा। कौन? आरबीआई। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो हो गया बैंकर। आरबीआई को गवर्नमेंट का एजेंट क्यों बोलते हैं? देखो बच्चों, गवर्नमेंट की कुछ सिक्योरिटीज होती है जैसे कि बॉन्ड्स, ट्रेजरेबल्स, इन सभी सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट खुद नहीं बेचती मार्केट में और खुद सेल नहीं करती, खुद नहीं खरीदती। ये फंक्शन परफॉर्म करता है आरबीआई। और जो हमारी सिक्योरिटी को बिकवाए या खरीदवाए उसको एजेंट बोलते हैं। तो आरबीआई एक्ट एज एन एजेंट बिकॉज आरबीआई सेल एंड परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। तो बाय और सेल, बाय और सेल का काम कौन करता है? आरबीआई। किस चीज की बाय सेल? बाय सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। इसलिए बोलते हैं आरबीआई को एजेंट। इसका? गवर्नमेंट का। करेक्ट है। तीसरा रोल परफॉर्म करता है आरबीआई, एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर। देखो बच्चों, कोई भी अगर पॉलिसी जो गवर्नमेंट बना रही है या बना चुकी है उसमें कुछ चेंजेस कर रही है, अमेंडमेंट्स कर रही है, तो गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है, अगर उसके अंदर कोई फाइनेंशियल मैटर पे गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए। देखो, फाइनेंशियल मैटर है और आरबीआई तो कंट्रोलर है, रेगुलेटर है किसका? मॉनेटरी सिस्टम का, पूरी इकोनॉमी के। तो एडवाइस तो लेनी पड़ेगी आरबीआई से। फॉर एग्जांपल, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो आरबीआई की एडवाइस दी गई थी, सबसे पहले रखा गया था आरबीआई को। तो आरबीआई को हम बोलते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि आरबीआई फाइनेंशियल एडवाइसेस, ओपिनियंस देता है गवर्नमेंट को अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है, कुछ चेंजेस कर रही है। तो इसलिए बोलते हैं आरबीआई को फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। वेरी वेरी सिंपल। ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट वाला फंक्शन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद चौथा फंक्शन आता है बच्चों, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। जितनी भी करेंसीज हैं हमारी करेंसी के अलावा, ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी आर कॉल्ड फॉरेन करेंसीज, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज कहलाती है। तो फॉरेन एक्सचेंज को हम बोलते हैं हमारी कंट्री की फाइनेंशियल एसेट। क्यों भाई? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज तो एक तरह से हमारी करेंसी तो नहीं है,
दूसरे देश की करेंसी है, और दूसरे देश की करेंसी तो महंगी है, ठीक है, सस्ती वाली भी है लेकिन महंगी वाली बहुत सारी है। डॉलर्स देख लो आप, ऑल द करेंसीज अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर उनमें से एक है। और सारी ट्रांजेक्शन्स, ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन जो ट्रेड की होती है वो डॉलर के टर्म में होती है, तो डॉलर की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, तो डॉलर को मेंटेन तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि वो एसेट मान लिया उसको हमने। तो डॉलर्स हैं या कोई भी फॉरेन करेंसीज हैं, वो हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, और फाइनेंशियल एसेट्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई क्या करता है, जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं उनको अपने पास मेंटेन करता है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी, हम इंपोर्ट्स करते हैं, जरूरत पड़ेगी पेमेंट करने के लिए, इंपोर्ट बिल की फॉरेन एक्सचेंज काम आएगी। उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि जब भी आरबीआई नोट प्रिंट करता है, तो नोट प्रिंट करने के लिए मिनिमम 200 करोड़ के रिजर्व मेंटेन करने, जिसमें से कुछ गोल्ड है और कुछ फॉरेन एक्सचेंज भी है। अब वहां भी रिजर्व मेंटेन करना है तो फॉरेन एक्सचेंज तो चाहिए। उसके बाद आगे जाके आप पढ़ोगे एक चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट, वहां आप पढ़ोगे कि अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में, जिस रेट से हम करेंसी एक्सचेंज करते हैं, वो रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया, जो मार्केट से डिसाइड होता है, अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो गई, उस फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट कंट्रोल करना है ना, तो वो भी आरबीआई के हाथ में है। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होने चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि आरबीआई जो है वो जितने भी फॉरेन करेंसी है उनको अपने पास मेंटेन रखता है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल भी कर सके। और आरबीआई जो है वो नोट प्रिंट करता है, इसलिए उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, वो भी कर सके। इसलिए हम बोलते हैं आरबीआई को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वेरी वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है आरबीआई का, दैट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, आरबीआई तो नोट इशू करता है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है थ्रू प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स भी लोन्स क्रिएट करके मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। तो अगर कमर्शियल बैंक ने मनी सप्लाई को बढ़ाया, देखो कमर्शियल बैंक क्यों बनाएंगे मनी सप्लाई, लोन्स क्रिएट करना मतलब कमर्शियल बैंक का फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन। कमर्शियल बैंक का मोटिव क्या सोचा आपने कभी, प्रॉफिट मोटिव। कमर्शियल बैंक का मोटिव प्रॉफिट है, तो लोन्स तो क्रिएट करेंगे। आरबीआई मना करेगा तब भी करते हैं, बहुत ज्यादा मना करता है तब कुछ रोकते हैं, फिर भी नहीं रुकता तो आरबीआई एक्शन लेता है तब रुकते हैं। तो कमर्शियल बैंक जो है वो लोन क्रिएट करते रहते हैं क्योंकि उनका मोटिव प्रॉफिट है। अब लोन्स क्रिएट करने से मनी सप्लाई तो बढ़ेगी, तो पक्की बात है, क्योंकि पैसा सर्कुलेट होगा इकोनॉमी के अंदर, लोग एक्सपेंडिचर करेंगे उस लोन से। तो मनी सप्लाई अगर कंट्री में बहुत ज्यादा हो जाए थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, तो आरबीआई कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की अपनी खुद की जो पॉलिसी है उसका नाम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जैसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, अभी पढ़ेंगे हम इस पॉलिसी के अंदर। तो आपको बहुत ध्यान से सुननी है मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना इस चैप्टर का वो यही है, मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, और हो सके तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट लगे उसे नोट भी करना है बच्चों, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। आरबीआई का फंक्शन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, और थ्रू कैसे करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है बच्चों। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बहुत ही सिंपल। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है सर, सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की है। अब मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, ध्यान से सुनिएगा। इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। किस लिए पॉलिसी है ये, टू कंट्रोल, टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है बच्चा कि मनी सप्लाई होता क्या है। सबसे पहली बात यही है कि मनी सप्लाई होता क्या है। सर सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, अवेलेबल
in the economy at a particular point of time, at a particular point of time, मतलब मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, at particular point of time। तब सुनना ध्यान से, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है उसे बोलते हैं हम मनी सप्लाई। तो ये स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है, ठीक है। अब मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है? सर सबसे पहली बात, जितनी करेंसी लीगल टेंडर ऑफ मनी, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो कॉइन्स हो, कितने सर्कुलेशन में है वो, प्लस कितना आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स को आप ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हो थ्रू चेक्स, प्लस जितना पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है अदर डिपॉजिट्स के रूप में, फॉरेन बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं या फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं या आईएमएफ का कुछ डिपॉजिट्स है, वो सब अदर डिपॉजिट्स में आते हैं। तो जितना पैसा इकोनॉमी के अंदर करेंसी की फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसको हम बोल देते हैं सर, क्या बोल देते हैं? मनी सप्लाई। करेक्ट है, यहां तक समझ में आपको? इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तो हो गया आपका मनी सप्लाई, लेकिन मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो जाए इकोनॉमी के, मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हो जाए तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम है बच्चों? उससे कोई प्रॉब्लम है? सर बिल्कुल है। अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा हो गई, मनी सप्लाई अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हो गई तो इससे प्रॉब्लम आती है किस चीज की? सर इन्फ्लेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन हो सकता है। व्हाट इज इन्फ्लेशन? प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, अगर आरबीआई ने करेंसी इशू ज्यादा कर दी या हमारे बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक्स, उनके अंदर डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए, तो उससे लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, मनी जो सर्कुलेशन में इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज्यादा होगा, जिससे लोग डिमांड एक्सेस में करेंगे और डिमांड एक्सेस में करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन भी ना हो, प्राइस स्टेबल हो। प्राइस स्टेबिलिटी वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से ही अचीव किया जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है, अगर नोट इशू ज्यादा करनी है तो उसे कंट्रोल खुद भी कर सकता है, क्योंकि नोट इशू वही कर रहा है। मनी सप्लाई किन चीजों से बढ़ती है? पहला, आरबीआई, आरबीआई नोट इशू करके, मतलब करेंसी इशू करके इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाता है, करेंसी इशू करके, ठीक है बच्चों। और दूसरे आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं बच्चों? कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन है, आप लोगों ने पढ़ा, कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन है क्रेडिट क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना? क्रेडिट क्रिएट करना। क्रेडिट क्रिएट करना या फिर हम बोलते हैं उसको मनी क्रिएशन। क्या बोलते हैं? मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन के थ्रू क्या करते हैं कमर्शियल बैंक्स? देखो बच्चों, कमर्शियल बैंक्स का मोटिव है प्रॉफिट। वो क्या करते हैं? लोन्स दे के प्रॉफिट कमाते हैं, फिर डिपॉजिट्स आते हैं उससे लोन देके और प्रॉफिट कमाते हैं। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं कमर्शियल बैंक्स, करेक्ट। अब जिनका मोटिव प्रॉफिट है वो मनी सप्लाई क्यों रोकेंगे? वो तो लोन देंगे और देंगे। तो कमर्शियल बैंक्स जब मनी सप्लाई क्रिएट करते हैं तो आरबीआई को जब दिखता है कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, तो आरबीआई क्या बोलता है? आरबीआई बोलता है भैया लोन कम कर दो। लेकिन कमर्शियल बैंक नहीं मानते। तो आरबीआई को लग रहा है कमर्शियल बैंक बोलने से नहीं मान रहे, मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मनी सप्लाई कंट्रोल करता हूं बिना कमर्शियल बैंक को बार बार बोले, ठीक है। तो क्या करता है आरबीआई? मनी क्रिएशन से अगर लोन्स बढ़ रहे हैं, लोन्स बढ़ने से अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो रही है तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन लोन्स को कंट्रोल कर सकता है। और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर है टूल्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर पढ़ेंगे 4-5 टूल्स, ऐसे क्वालिटेटिव के अंदर पढ़ेंगे 4-5 टूल्स। इन टूल्स के थ्रू आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करेगा मनी सप्लाई को, क्रेडिट क्रिएशन। ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए है? टू कंट्रोल द क्रेडिट। जो आरबीआई खुद करेंसी इशू कर रहा है वो तो कंट्रोल कर लेगा,
लेकिन जो क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स, उन्हें कंट्रोल कौन करेगा? उन्हें भी आरबीआई कंट्रोल करेगा थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो टूल्स हैं। कितने टूल्स हैं? दो टूल्स हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वांटिटेटिव टूल्स। कौन से टूल्स? क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, करेक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो किस लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला क्वांटिटेटिव टूल जो हम पढ़ेंगे बैंक रेट। बैंक रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से सुनना। बैंक रेट को हम बोलेंगे डिस्काउंट रेट ऑल्सो। क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हैं बैंक रेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों रेपो रेट। रेपो रेट को आप बोल सकते हो रीपर्चेज रेट ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। रीपर्चेज रेट सब बताऊंगा क्यों बोलते हैं, ठीक है। आप बस क्लास को ध्यान से देखिए। तीसरा होता है बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसके थ्रू भी आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमी के अंदर। कैसे करता है आपको सुनना पड़ेगा। उसके बाद आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। इसके अंदर आएगा सीआरआर और एसएलआर, दोनों ही इसके कंपोनेंट्स थे, उनके थ्रू भी हम मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अब शुरू करेंगे इन सबको। अभी मैं आपको शुरू कराता हूं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। उससे पहले आप सुन लो कि क्वालिटेटिव के अंदर कौन कौन इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे और डिफरेंस बताऊंगा दोनों में क्या है। सबसे पहले इसके अंदर आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन। दूसरा आता है सर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सबको बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। और इसके अंदर आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। एंड वन इन लास्ट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सबसे पहले शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बैंक रेट को, करेक्ट। सबसे पहले शुरू करेंगे किसको? बैंक रेट को, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट ऑल्सो। बैंक रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट ऑल्सो। सुनना बच्चों ध्यान से, बैंक रेट क्या है? देखो बच्चों, आप जब कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो, आप लोग जब कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो तो कमर्शियल बैंक को क्या देते हो बदले में? आप देते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या देते हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बच्चों, अगर कमर्शियल बैंक से लोन लिया, कमर्शियल बैंक से लोन लिया, मान लो मैंने लोन लिया, गौरव सर ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया, ठीक है। जब गौरव सर ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया तो मैंने, गौरव सर ने कमर्शियल बैंक को क्या पे किया? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया होगा। क्या पे किया होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स। मेरे लिए जो इंटरेस्ट है, जो मैं पे कर रहा हूं इंटरेस्ट बैंक को, मेरे लिए वो कॉस्ट है कि बोरोविंग्स के बदले में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मेरी कॉस्ट। तो बोरोविंग्स के बदले में इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स। जितना ज्यादा ये होगा उतनी ज्यादा मेरी कॉस्ट ऑफ बोरिंग होगी, उतना मैं कम लोन लूंगा, करेक्ट। तो कमर्शियल बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, हम पे करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जब कमर्शियल बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, जब कमर्शियल बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कमर्शियल बैंक को लोन कौन देता है? आरबीआई। और कमर्शियल बैंक बदले में क्या देते हैं? सर वो भी इंटरेस्ट देते होंगे, पर उस इंटरेस्ट का नाम क्या है? उस इंटरेस्ट का नाम है बैंक रेट। अगर कोई कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहा है तो उसको पे करना है बैंक रेट। क्या पे करना है? बैंक रेट। अगर कोई कमर्शियल बैंक
शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा है, किसके लिए? बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा है आरबीआई से, तो उसको पे करना है रेपो रेट। दोनों ही इंटरेस्ट रेट है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। देखो दोनों ही लोन है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के लोन हैं, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म। अगर आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, तो उनको पे करना है रेपो रेट कमर्शियल बैंक्स को, और अगर कमर्शियल बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेने पे करना है उनको बैंक रेट। तो कमर्शियल बैंक को भी इंटरेस्ट पे करना होता है, बैंक रेट या फिर रेपो रेट। शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट। अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है, मान लो, लेट अस एज्यूम दैट कि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा हो रखी है। मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा हो रखी है, इसको रिड्यूस करना है। तो हाउ टू रिड्यूस द मनी सप्लाई? कैसे आरबीआई बैंक रेट के थ्रू और रेपो रेट के थ्रू मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सकता है? बहुत ही सिंपल। देखो बच्चों, मान के चलो कि आप कमर्शियल बैंक हो, आपने आरबीआई से लोन लेना है, बहुत नीड है आपको, और इंटरेस्ट चल रहा है 4%, बैंक रेट या रेपो रेट जो भी आपको चल रहा है 4%। और आरबीआई ने अब बोला कि मनी सप्लाई कंट्री में बहुत ज्यादा है, तो लोन्स को कम करना पड़ेगा। आरबीआई ने बैंक रेट को और रेपो रेट को, दोनों ही रेट को इंक्रीज कर दिया। बैंक रेट भी बढ़ा दिया, रेपो रेट भी बढ़ा दिया, दोनों को इंक्रीज कर दिया। दोनों को इंक्रीज करने से इसका कमर्शियल बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर, कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स फॉर कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज। कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा पड़ेगा, उनके लिए बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक पब्लिक से इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करने लगे। देखो, कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है महंगा, उन्होंने लिया। कमर्शियल बैंक को आगे पब्लिक को लोन देना है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से ले रहे हैं, वहां से ले रहे हैं, उनको दे रहे हैं। आरबीआई महंगा लोन दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक बोलेंगे पब्लिक को, भैया इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया पीछे से, मैं भी आपको महंगे में दूंगा। कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए पब्लिक के लिए। अब पब्लिक, जनता, ये सब जानती है, पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स बहुत ज्यादा हो गई। पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बहुत ज्यादा हो गई, तो पब्लिक ने क्या किया? भैया हम अब लोन कम लेंगे, इतना महंगा लोन हमको नहीं चाहिए। तो पब्लिक ने क्या किया? लोन्स कम लेना शुरू। जब पब्लिक ने लोन्स कम लेना शुरू किया, तो क्या हुआ भाई? अब जो लोन ही कम लिया, तो पैसा भी कम आएगा इकोनॉमी के अंदर। सभी लोग, पब्लिक में सभी लोग को लग रहा है कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत बढ़ गई है, अब लोन हम कम लेंगे। जितना कम क्रेडिट क्रिएट होगा, जितना कम क्रेडिट क्रिएट होगा, उतनी कम होगी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई। बोलो ये सुन लो, बोलो ये सुन लो, मनी सप्लाई उतनी ही कम होगी। तो आपने क्या देखा कि हमने एज्यूम किया था मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है इकोनॉमी, और मनी सप्लाई जो बहुत ज्यादा है उसको कम करना, उसको कम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया? बैंक रेट को और रेपो रेट को, लॉन्ग टर्म वाले इंटरेस्ट को भी और शॉर्ट टर्म वाले इंटरेस्ट को भी, दोनों को आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के लिए बढ़ा दिया। जैसे ही बढ़ाया, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ गई, कमर्शियल बैंक ने आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, पब्लिक ने लोन कम लिया, मनी सप्लाई कम हो गई। दैट्स इट। तो मनी सप्लाई कम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया? बैंक रेट, रेपो रेट दोनों को बढ़ा दिया। क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि इफ आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, मान लो इंक्रीज करना चाहता है, तो आरबीआई विल डिक्रीज द बैंक रेट, डिक्रीज द रेपो रेट, ताकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स कम हो जाए और लोग लोन ज्यादा ले, मनी सप्लाई बढ़ भी सकती है। इस तरह से बैंक रेट और रेपो रेट दोनों के दोनों क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है।
करेक्ट है बच्चों। अब हमने ये देखा कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक रेट हमने कर लिया, बैंक रेट कर लिया हमने, रेपो रेट कर लिया हमने। अब बैंक रेट को डिस्काउंट रेट क्यों? अगर किसी कमर्शियल बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराना है तो वो बैंक रेट के थ्रू ही होता है, बैंक रेट के ऊपर ही होता है, इसलिए बोलते हैं बैंक रेट को डिस्काउंट रेट, क्योंकि इस रेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट होते हैं, सिंपल। अगर रेपो रेट की बात करो, रेपो रेट को रीपर्चेज रेट क्यों बोलते हैं? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो उनको सिक्योरिटी मोर्टगेज रखवाते हैं, और जब लोन वापस करते हैं तो सिक्योरिटी को वापस परचेज कर लेते हैं आरबीआई से, इसलिए बोला गया रेपो रेट को रीपर्चेज रेट, क्योंकि ये मोर्टगेज सिक्योरिटी रखवा के लिया जाता है। ठीक है, दोनों के रीजन अलग अलग हो गए। अब जो तीसरा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ओपन मार्केट, सर हमने पढ़ा था कि आरबीआई जो है ये आपका तीसरा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है, पढ़ा था ना, बैंकर्स टू गवर्नमेंट के अंदर आरबीआई द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, एडवाइजर भी होता है। हम बात कर रहे हैं एजेंट की। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बिकवाता भी है और खरीदवाता भी, इसलिए बोलते हैं आरबीआई को क्या? गवर्नमेंट का एजेंट। सर उसी चीज को मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं वापस यहां पे। अगर मान लीजिए मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज्यादा है, हम यही मान के चल रहे हैं हर पॉइंट में, मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा है, इसको रिड्यूस करना है। सर अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज मार्केट में ऑफर की हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में, ओपन मार्केट में इशू करना चाहती है। अब इशू खुद तो नहीं करेगी, आरबीआई बैठा हुआ है गवर्नमेंट के लिए एजेंट, तो इशू किसने करी? आरबीआई ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, इशू कर दी। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? सर इसमें बॉन्ड्स हो सकते हैं, इसमें ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स समझते हो, जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं इनको। तो इन सब से पब्लिक को क्या फायदा है? सर ये सिक्योरिटी जो मार्केट में इशू की जाती है ना गवर्नमेंट की, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफ है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में इशू की जाती है कम प्राइस पे। मान लो एक ट्रेजरी बिल है जिसकी वैल्यू 25,000 रुपए है, कितनी है? 25,000 रुपए। ये ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने मार्केट में इशू किया, मान लो सर 20,000 रुपए का, और गवर्नमेंट बोलती है 20,000 का मुझसे खरीद लो, आपको 3 महीने के बाद 25,000 रुपए देंगे। अरे वाह, 10 ट्रेजरी बिल खरीद लिए मैंने तो, और प्रॉफिट तो होगा 5,000 के हिसाब से एक बिल पे 50,000 का प्रॉफिट मुझे हो जाएगा। तो पब्लिक बहुत इसके पीछे पागल होती है परचेज करने के लिए, तो ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सेफ है, प्रॉफिट होगा, खरीद लो। तो आरबीआई ने इशू करी सिक्योरिटी, यानी आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल। इस वर्ड पे ध्यान देना, इस वर्ड के बिना तो कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा आपको। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है ओपन मार्केट में, ठीक है। अब सेल कर रहा है तो परचेज भी तो करेगा कोई। आरबीआई ने ओपन मार्केट में सिक्योरिटी को सेल किया। भाई सभी कमर्शियल बैंक्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने, पब्लिक ने क्या किया? इनको परचेज किया। और परचेज जब किसने किया? मान लो पब्लिक ने बहुत सारे ट्रेजरी बिल्स परचेज कर लिए, ठीक है। तो पब्लिक ने परचेज जब किए होंगे तो पब्लिक की सारी मनी इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो गई, पब्लिक का सारा पैसा इन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट हो गया। तो पब्लिक के पास देखो, मनी सप्लाई हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद द पब्लिक इन फॉर्म ऑफ करेंसी एंड डिमांड। पब्लिक के पास ही पैसा चला गया, खत्म हो गया, हम क्या बोलेंगे? भाई कम हो गई इकोनॉमी के अंदर। तो पब्लिक का सारा पैसा कहां चला गया?
आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास। तो आरबीआई ने कैसे पब्लिक से सारा पैसा खींच लिया? देखो, आरबीआई ने एक छोटा सा काम किया, बस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेच दिया। लो भैया लो, लोगों ने अपने सारे पैसे लगा दिए कहां? सिक्योरिटीज। तो पब्लिक के पास पैसा कम हुआ और मनी की सप्लाई पब्लिक के पास कम हो गई। हम बोलेंगे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो गई जो ज्यादा थी। तो मनी सप्लाई देखो ज्यादा थी, क्या हो गई? कम हो गई। कैसे कम हो गई? आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया। क्या किया? सेल। परचेज नहीं किया, सेल किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना चाहता है। अगर मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता हो तो इन्हीं सिक्योरिटीज को पब्लिक से वापस ले लेगा और इनको पैसे देगा। तो वहां परचेज किया जा रहा है। करेक्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वर्ड पे ध्यान दो। अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, आरबीआई सेल करेगा, पब्लिक परचेज करेगी और सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, पब्लिक के पास से खत्म हो जाएगा। और मनी सप्लाई में कभी भी गवर्नमेंट का पैसा काउंट नहीं होता है, आरबीआई का पैसा काउंट नहीं होता है। ठीक है? जो सर्कुलेशन में है वो काउंट होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं पब्लिक के पास कम होगी तो हम बोलेंगे मनी सप्लाई कंट्री में रिड्यूस हो गई। ठीक है? उसके बाद अब चौथा देखो, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर हमने टोटल 3 इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए, बैंक रेट, रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब जो फोर्थ आता है वो आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है ये। इसके अंदर हम पढ़ते हैं सर 2 तरह के रेशियोज। पहला सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। करेक्ट है? सीआरआर क्या था? जो टोटल डिपॉजिट का कुछ फ्रैक्शन हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करना होता। और एसएलआर क्या होता है? टोटल डिपॉजिट्स का कुछ फ्रैक्शन जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास देमसेल्व्स मेंटेन करना होता। करेक्ट है? तो जितना पैसा अपने पास मेंटेन करना पड़ रहा है वो सीआरआर सॉरी एसएलआर है, और जितना पैसा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ रहा है वो सीआरआर है। अब मान लो कि 4% सीआरआर, 19.5% एसएलआर, ये सारा का सारा जो है रिजर्व में चला गया। किस में चला गया? रिजर्व। मैंने आपको बोला था बच्चों कि टोटल डिपॉजिट्स में से अगर हम रिजर्व्स को माइनस कर दें, टोटल डिपॉजिट्स में से अगर हम रिजर्व्स को माइनस कर दें तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या बचेगा? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो पहले वाले डिपॉजिट्स कौन से हैं? वो है प्राइमरी डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स बैंक के पास इनिशियली फ्रेश डिपॉजिट्स आते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक रिजर्व साइड रखता है, रिजर्व को निकाल लेते हैं, सीआर को भी एसएलआर को भी। उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इसमें से कमर्शियल बैंक्स आगे पब्लिक को या किसी को भी लोन दे सकते हैं। करेक्ट है? अब मान लो कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, जैसे कि हर बार मान के चल रहे हैं। अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो भैया मनी सप्लाई ज्यादा होने से क्या होगा? सबके पास पैसा होगा, सब लोग डिमांड एक्सेस में करेंगे और प्राइस बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है और चांस है कि इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेशन ना हो, आरबीआई इज द बॉडी फॉर वेलफेयर एम। अगर एम वेलफेयर है तो वेलफेयर में यह भी आता है कि मनी सप्लाई ज्यादा ना हो। तो मनी सप्लाई ज्यादा है उसे कम करना है। अब कैसे आरबीआई इन रिजर्व रेशियोज के थ्रू मनी सप्लाई कंट्रोल करता है? देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि कमर्शियल बैंक के पास आज की डेट में 1 लाख रुपए के डिपॉजिट्स आए, ठीक है, और जो एलआरआर है, मतलब कि उसमें सीआरआर भी आ गया, एसएलआर भी आ गया। मान लो कि दोनों रिजर्व्स को मिला के
कमर्शियल बैंक को 20% रिजर्व निकालना है, 20% रिजर्व निकालना है। उसके बाद जो बचेगा उससे कमर्शियल बैंक लोन दे सकता है, ऐसा आपने पढ़ा। 20% हो गया 20,000 रुपए, बचा कितना? 1 लाख में से 20,000 गया तो 80,000। अब 80,000 का लोन कमर्शियल बैंक पब्लिक को दे सकता है, करेक्ट है। अगर मनी सप्लाई कंट्री में ज्यादा है, आरबीआई को लग रहा है 80,000 लोन क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, कम होना चाहिए, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा? सर, आरबीआई विल इंक्रीज द सीआरआर एंड एसएलआर। आरबीआई सीआरआर एसएलआर दोनों को ही इंक्रीज कर देगा। जब आरबीआई एसएलआर सीआरआर दोनों को इंक्रीज करेगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा, मान लो पहले 20% रिजर्व मेंटेन कर रहे थे, अब आरबीआई ने बोला भैया 30% रिजर्व मेंटेन करो, बढ़ा दिया दोनों रेशो को, ठीक है। और जब बढ़ा दिया तो 1 लाख रुपए में से अब 30,000 रिजर्व निकालना पड़ेगा और 70,000 का ही लोन एक कमर्शियल बैंक दे पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? 80,000 से कितना हो गया? 70,000। लोन्स कम क्रिएट हो रहे हैं, मनी सप्लाई अपने आप कम क्रिएट होगी इकोनॉमी के अंदर। तो कैसे हुई कम? आरबीआई ने ये बोला कि भैया रिजर्व मेंटेन ज्यादा करो मेरे पास भी, और अपने पास रिजर्व ज्यादा मेंटेन रखो, ऐसा आरबीआई ने बोल दिया। अब जितने ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे कमर्शियल बैंक को, उतना कम क्रेडिट क्रिएट हो पाएगा। और उल्टा करना होता, मान लो मनी सप्लाई को बढ़ाना होता, तो आरबीआई ये बोलता कि रिजर्व्स को कम रखो, रेशो आरबीआई कम कर देता, तो कमर्शियल बैंक्स लोन ज्यादा क्रिएट कर पाते। तो हायर द रिजर्व्स, लोअर द क्रेडिट क्रिएशन, लोअर द रिजर्व्स, हायर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो हमने टोटल क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 4 इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और एलआरआर। क्वांटिटेटिव टूल्स में लास्ट टूल बचता है आपके पास रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या है सर? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा ध्यान से। आप बेसिक्स पढ़ रहे हो अभी, करेक्ट, आप बेसिक पढ़ रहे हो। रिवर्स रेपो रेट, देखो बच्चों, रेपो रेट क्या था? रेपो रेट था कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे थे, कमर्शियल बैंक ने लोन लिया, कमर्शियल बैंक ने लोन लिया किससे? आरबीआई से। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को क्या दिया? लोन। कौन से पर्पस के लिए? मान लो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, उसे बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। अब क्या हुआ? कमर्शियल बैंक को पे करना पड़ा रेपो रेट, जो भी चल रहा होगा 6% 7% वो पे करना पड़ा, ठीक है। अब देखो बच्चों, रिवर्स रेपो रेट क्या है? अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, हम ये मान के चल रहे हैं, अगर आरबीआई को ये लग रहा है कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसे हैं, कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसे हैं और वो पब्लिक को लोन दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और क्रेडिट क्रिएट किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसे, ठीक है, बहुत सारे पैसे हैं। अब ये सारे जो कैश कमर्शियल बैंक के पास या डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास हैं, इससे कमर्शियल बैंक लोन बहुत ज्यादा देता है। आरबीआई चाह रहा है ये सारा पैसा मेरे पास आ जाए, ताकि कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन ना दे पाए, पब्लिक को लोन ना दे पाए, ऐसा आरबीआई चाह रहा है। आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई बोलता है भैया आप मुझे ये सारा पैसा दे दो, ठीक है, ये सारे डिपॉजिट्स आप मुझे दे दो, और बदले में मैं आपको दूंगा इंटरेस्ट। ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा पैसा सेफ साइड में जा रहा है आरबीआई के पास, हमारा यानी कमर्शियल बैंक का पैसा सेफ साइड बिल्कुल। देखो कमर्शियल बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, ये सारे डिपॉजिट जो कैश है, ये जा रहा है आरबीआई के पास। आरबीआई बोलता है सारे डिपॉजिट मुझे दे दो,
और मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो जब कमर्शियल बैंक के सारे डिपॉजिट्स आरबीआई को दे देंगे तो आरबीआई जो बदले में इंटरेस्ट देगा उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, RRR। तो क्यों नहीं चाहेगा कमर्शियल बैंक आरबीआई को देना? आरबीआई बोलते हैं कि आपको मैं पब्लिक से भी ज्यादा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट दूंगा और पैसा आपका सेफ रहेगा, आप मुझे दे दो। तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, उनको तो इंटरेस्ट से मतलब है, कमर्शियल बैंक ने सारे पैसे कहां दे दिए? आरबीआई को। बदले में लिया रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट मिल रहा है, अरे वाह बहुत पैसे आ रहे हैं। अब सोचो, जब कमर्शियल बैंक का ये सारा कैश डिपॉजिट चला गया आरबीआई के पास, अब पब्लिक को लोन कहां से देगा कमर्शियल? नहीं पाएगा। तो आरबीआई ही तो चाहता था कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसे कम करना है। आरबीआई ने सारे पैसे कमर्शियल बैंक के ले लिए और पब्लिक को लोन अब नहीं दे पाएगा, मनी सप्लाई कम हो गई। तो टू डिक्रीज द मनी सप्लाई आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट, और उससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इसको। ये सब थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम आएंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों मार्जिन रिक्वायरमेंट से। करेक्ट, कहां शुरू करेंगे? मार्जिन रिक्वायरमेंट से। क्वालिटेटिव टूल्स, देखो बच्चों डिफरेंस क्या है क्वांटिटेटिव टूल्स में और क्वालिटेटिव टूल्स में, बहुत ध्यान से सुनना। जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं बच्चों, वो डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं मनी सप्लाई कम और इंक्रीज करने में। और दूसरी चीज, क्वांटिटेटिव टूल्स सभी कमर्शियल बैंकों के लिए सेम होते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सभी बैंकों के लिए सेम होगा। करेक्ट। और जो क्वालिटेटिव टूल्स हम शुरू करने जा रहे हैं अब, ये टूल्स कमर्शियल बैंक्स के लिए अलग अलग एरियाज में अलग अलग हो सकते हैं। अगर कमर्शियल बैंक, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि पर्टिकुलर एरिया में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना या पर्टिकुलर एरिया में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में इन टूल्स को यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी कमर्शियल बैंक के लिए सेम है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? हम वो पढ़ेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? देखो, अगर किसी कमर्शियल बैंक से आप लोग लोन लेते हैं, अगर किसी कमर्शियल बैंक से आप लोग लोन लेते हैं, तो लोन के बदले में आपको कई बार सिक्योरिटी कोलेटरल रखवानी होती है। क्या रखवानी होती है? सिक्योरिटी, मोर्टगेज, गिरवी रखवाना पड़ता है कुछ, उसके बाद जाके आपको लोन मिलता है। ये बात समझ में आई आपको? तो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी होगी कितने लोन के लिए, ये कौन डिसाइड करेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और लोन का अमाउंट, ये कौन डिसाइड करेगा? देखो बच्चों, सबसे पहली बात, व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या? इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन जो मिलेगा किसी भी बोरोवर को। तो जब भी आपको लोन चाहिए तो आपको कुछ सिक्योरिटी कोलेटरल रखवानी पड़ेगी। तो दोनों के बीच के डिफरेंस को, मेरी बात समझना, दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो समझना मेरी बात को, मान लो किसी बोरोवर को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, और बैंक बोलता है, कमर्शियल बैंक बोलता है आपको 1 लाख का लोन चाहिए, तो आपको मेरे पास 1,20,000 की वैल्यू तक की सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी कोलेटरल। समझ रहे हो? मार्केट में जिसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए हो, वो मेरे पास रखवानी पड़ेगी। हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल अजम्पशन बेस्ड एग्जांपल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो कि मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का जो अमाउंट है, सिक्योरिटी का जो वैल्यू है, वो लोन के अमाउंट से ज्यादा है।
तो हमेशा कमर्शियल बैंक्स या कोई भी बैंक जब लोन देते हैं तो सिक्योरिटी जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही रहती है, क्योंकि अगर आपने डिफॉल्ट किया, अगर आपने लोन पे नहीं किया, अगर लोन पे नहीं किया तो आपका इंटरेस्ट भी कवर हो जाए जो बैंक को चाहिए था आपसे, प्रिंसिपल अमाउंट भी कवर हो जाए, इसलिए सिक्योरिटी ज्यादा रखवाता है और सेफर साइड। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू बोरोवर, उसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब 1,20,000 में से 1,00,000 माइनस करोगे तो 20,000 रुपए जो है ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब इसके थ्रू कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है? बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तो क्या आप ज्यादा लोन लेना चाहोगे किसी बैंक से? नहीं समझ आया? चलो एग्जांपल देता हूं। अगर बैंक आपको ये बोलता है कि आपको 1,00,000 का लोन चाहिए, मिल जाएगा। आपको पहले कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले आपको 1,00,000 के लोन के लिए 1,20,000 रुपए तक की सिक्योरिटी रखवानी पड़ती थी और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो थी वो 20,000 रुपए की थी। करेक्ट है? डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ लोन जो था वो 20,000 था, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो थी वो 20,000 रुपए तक की थी। अब कमर्शियल बैंक बोलता है आपको 1,00,000 का लोन चाहिए, मिल जाएगा। मना नहीं करेगा बैंक, आपको मिल जाएगा लोन, प्रॉफिट कमाना है बैंक को। और बैंक बोलता है लेकिन आपको सिक्योरिटी रखवानी है जो मेरे पास, अब वो 1,50,000 तक की सिक्योरिटी रखवानी है। भाई बोरोवर सोचता है कि 1,00,000 के लोन के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बैंक मांग रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। मैं क्यों दूं सिक्योरिटी, अपनी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मैं क्यों कोलेटरल रखवाऊं आपके पास? तो 1,00,000 के लोन के लिए 1,50,000 की सिक्योरिटी बैंक आपसे मांग रहा है, तो यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट 50,000 रुपए। समझ में आ रहा है आपको? तो जितनी ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी, जितना एक्स्ट्रा बैंक रखवाना चाह रहा है वो मार्जिन है, वही मार्जिन रिक्वायरमेंट है। 1,00,000 के लोन के लिए 1,20,000, तो 20,000 एक्स्ट्रा, 20,000 रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट। 1,00,000 के लोन के लिए 1,50,000 की सिक्योरिटी, तो 50,000 एक्स्ट्रा, 50,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट। जितनी ज्यादा 1,00,000 के लोन के लिए 2,00,000 की सिक्योरिटी रखवाओ मेरे पास, तो 1,00,000 की मार्जिन रिक्वायरमेंट। जितनी ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट उतना बोरोवर डिस्करेज होता है। क्या होता है? डिस्करेज होता है कि मेरे को लोन नहीं चाहिए, तो वो लोन कम लेना चाहता है कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में क्यों रखवा। तो अगर आरबीआई मनी सप्लाई को रिड्यूस करना चाहता है तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देता। एज मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज तो मनी सप्लाई विल फॉल। उल्टा सोचो, अगर मनी सप्लाई बढ़ाना चाहे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता। 1,00,000 का लोन, 1,10,000 की सिक्योरिटी रखवा दो, लोन ले जाओ, लोग लेंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होने से मनी सप्लाई बढ़ती है और मार्जिन रिक्वायरमेंट के बढ़ने से मनी सप्लाई कम भी हो सकती है। तो दिस इज द क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है आपका मॉरल सुएशन। क्या आता है बच्चों? मॉरल सुएशन। ध्यान से सुनना, मॉरल सुएशन क्या है? सेकंड, मॉरल नाम से ही लग रहा है ना? मॉरल नाम से ही लग रहा है कुछ समझाना, कुछ अच्छी बातें बताना। बच्चों मॉरल सुएशन एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आरबीआई जो है बच्चों, वो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल भी करता है, और जितने भी कमर्शियल बैंक है सबका बैंक आरबीआई है। तो आरबीआई कोई चीज प्यार से बोलेगा कमर्शियल बैंक को कि मान जाओ, तो कमर्शियल बैंक मान जाएंगे क्या? कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। सबको प्रॉफिट कमाना है, पीछे से कुछ करेंगे। मतलब हर कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाना चाहता है।
आरबीआई कभी कभी क्या करता है बच्चों कि कमर्शियल बैंक्स को समझाता है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा, कोई इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो नहीं कर रहा, बैंक रेट रेपो रेट वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा है कि मनी सप्लाई कंट्री में बहुत ज्यादा है। लेटर इशू कर दिया आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को, कुछ स्पीच दे दी है ना, कुछ मीटिंग्स रखवा दी और उसमें ये बोल दिया कि मनी सप्लाई को कम कर दो, ठीक नहीं। तो ऐसी चीजें भी तो होती होंगी ना कि आरबीआई जब इंड्यूस कर रहा है कमर्शियल बैंक को कि मनी सप्लाई कम कर दो, अभी ज्यादा हो रखी है, तो मॉरल सुएशन वही है, बातों से, ठीक है, बातों से, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, ये समझाना कि मनी सप्लाई को कम कर दो। तो मॉरल सुएशन को हम पता है क्या बोलते हैं? मॉरल सुएशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड परसुएशन। प्रेशर एंड परसुएशन, मेरी बात समझना। परसुएशन क्या होता है? प्यार से समझाना। प्रेशर क्या होता है? दबाव। भाई आरबीआई कोई छोटी चीज तो नहीं है। आरबीआई सारे बैंकों का बैंक है। कमर्शियल बैंक को पता है कि मैंने ज्यादा बात नहीं मानी तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता है, हा? तो आरबीआई अगर कुछ बोलेगा कमर्शियल बैंक को तो कमर्शियल बैंक को मानना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई है वो। तो जब आरबीआई प्यार से समझाता है ना, तो समझा रहा है तो परसुएशन, और आरबीआई समझा रहा है तो प्रेशर। तो आरबीआई की बातें परसुएशन होती है और होता वो प्रेशर है, क्योंकि बड़ा बंदा बोल रहा है आपको, कोई बड़ी बॉडी बोल रही है आपको। तो प्रेशर परसुएशन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम क्या? मॉरल सुएशन। तो किस लिए होता है ये? टू डिक्रीज द मनी सप्लाई या टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, दोनों के लिए हो सकता है। मेरी बात समझना, सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ बातें हो रही हैं, समझा रहा है। कौन समझा रहा है? आरबीआई। किसको? कमर्शियल बैंक को, भैया मनी सप्लाई को कम कर दो। प्रेशर परसुएशन दोनों है। अगर आरबीआई की बात कमर्शियल बैंक्स ने नहीं मानी, अगर आरबीआई की बात कमर्शियल बैंक्स ने नहीं मानी, तो एक पॉइंट हमारे पास और है, वो है डायरेक्ट एक्शन। क्या है? डायरेक्ट एक्शन। भाई 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब भी नहीं मान रहे, वॉर्न कर दिया तब भी नहीं मान रहे, तो मैं लेता हूं एक्शन। आरबीआई एक्शन लेगा अगेंस्ट दोज कमर्शियल बैंक जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे आरबीआई की बात, उन बैंक के अगेंस्ट एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा? सर उनको हर बार हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा जब भी देना होगा, ठीक है, फिर भी बात नहीं मान रहे। उसके बाद आखिरी ऑप्शन पता है क्या? आरबीआई कमर्शियल बैंक को डी रिकॉग्नाइज भी कर सकता है कि मैं नहीं जानता आप कौन हो। अब समझ रहे हो? ये होता है डायरेक्ट एक्शन। तो ये बहुत रेयर होता है। अगर कमर्शियल बैंक बात नहीं मानती तो एक्शन आरबीआई के पास है, ऐसी चीजें वो कर सकता है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट और भी हैं क्वालिटेटिव के अंदर, उनमें से एक है बच्चों सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये क्या होता है बच्चों? कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिव लोन्स जिससे प्रोडक्शन होगा, ठीक है। कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, जिनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो लोन्स के कई सारे टाइप हैं बच्चों। एजुकेशन के लिए लोन है ना, होम लोन है, कंस्ट्रक्शन लोन है, उसके अलावा बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, 100 तरह के लोन्स हैं। क्या सभी लोन्स के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वैलिड है? मतलब आरबीआई क्या हमेशा चाहेगा सब लोन्स के लिए आप ज्यादा अमाउंट लोन दे सकते हो लोगों को? नहीं। अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है और आरबीआई चाह रहा है इसे कम किया जाए, अब जिन एक्टिविटीज से पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता है इकोनॉमी के, वो लोन्स को तो बिल्कुल आरबीआई चाहेगा कि नहीं दो भैया आप। जैसे कि स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, समझते हो? स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी मतलब कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना,
बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसा बनाना, सट्टा लगाना। सट्टा किसमें? मैच वैच की बात नहीं कर रहा हूं, शेयर मार्केट में खरीदना बेचना, फॉरेन एक्सचेंज खरीदना बेचना, स्पेकुलेशन, इनसे और पैसा बढ़ता है इकोनॉमी में। तो इस कैटेगरी के लिए लोन मत दो अभी, ठीक है। आप लोन दो तो किसके लिए दो? एक पॉजिटिव लिस्ट पकड़ा देता है वो कमर्शियल बैंक। वो पॉजिटिव लिस्ट क्या बोलती है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लोन दो, ठीक है, आप एग्रीकल्चर के लिए लोन दो, आप फिशरमैन्स को लोन दो फिशिंग करने के लिए, ठीक है। तो जो सेक्टर बैकवर्ड है, जिनको बहुत जरूरत है पैसों की, उसके लिए आप लोन दो। लेकिन जिससे पैसा इकोनॉमी के अंदर और बढ़ता है उसके लिए लोन मत दो। पैसे को और बढ़ाना नहीं, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर। जब मनी सप्लाई कम होगी तो बोल देगा आरबीआई कमर्शियल बैंक को कि सबके लिए लोन दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां सेलेक्टेड कैटेगरी है, एक नेगेटिव लिस्ट है, एक पॉजिटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट क्या बोलती है? इसके लिए लोन नहीं देना। पॉजिटिव लिस्ट क्या बोलती है? इसके लिए लोन देना है। तो किसके लिए देना है, किसके लिए लोन नहीं देना है, वो कौन बताएगा? आरबीआई, अंडर द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। समझ में आ रहा है? सेलेक्टेड कैटेगरी है। ऑब्वियसली बात है, पैसा और ज्यादा नहीं क्रिएट करना, इसलिए स्पेकुलेशन के लिए या अदर बिजनेस जिससे पैसा और बढ़ता है उसके लिए लोन अभी मत दो, जिससे नहीं बढ़ता उसके लिए लोन दो। करेक्ट। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट और देखो बच्चों, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, ध्यान दो। ये देखो, मॉरल सब्वेशन डन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स डन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल डन, डायरेक्ट एक्शन डन। अब क्या बचा? राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ध्यान से सुनना, आसान है, समझ में आएगा आपको। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है बच्चों। राशनिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। राशनिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। राशनिंग ऑफ लोन, अब तक फूड की राशनिंग सुनी थी, अब राशनिंग ऑफ लोन भी सुन लो। देखो बच्चों, हर तरह के लोन होते हैं, सभी लोन की अपनी अपनी लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट। कोटा सेट होता है। कोटा, कोटा वर्ड याद रखना बच्चों। यहां पे पता है क्या होता है? कमर्शियल बैंक को ये अलाउड नहीं है कि कितना मर्जी लोन दो। एजुकेशन लोन है, होम लोन है, कंस्ट्रक्शन लोन है, बिजनेस लोन है, व्हीकल लोन है, कार लोन है, कोई भी लोन है, आपको हर लोन की लिमिट दी हुई है कि इससे ऊपर लोन नहीं देना। मेरी बात समझना, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और राशनिंग में क्या फर्क है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में यह बोला गया कि टू गिव और नॉट टू गिव, इसके लिए लोन देना है, इसके लिए नहीं देना है। राशनिंग में क्या बोल रहा है? दो लोन सबको दो, लेकिन सबके कोटाज, सबके लिमिट्स को आरबीआई कम कर देता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? आरबीआई ने बोल दिया भाई एजुकेशन लोन की लिमिट जो है, मान लो 1 या 2 करोड़ रुपए है, उसको 50 लाख कर दो। मतलब कि 50 लाख से कोई भी कमर्शियल बैंक ऊपर लोन नहीं देगा। होम लोन की लिमिट 5 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए, उसको बोल दिया 2 करोड़ से ऊपर कोई कमर्शियल बैंक लोन नहीं देगा होम कंस्ट्रक्शन। तो लिमिट कौन सेट कर रहा है? कोटास कौन सेट कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? कोटास को कम कर देता है। कोटास कम कर देगा तो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कैटेगरी जितनी भी है सबके कोटास कम कर दिए। कोटास कम कर दिए तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बच्चों। तो आरबीआई लिमिट्स यानी कोटास ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ लोन विल रिड्यूस, उसके बाद मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर बढ़ाना है तो कोटा की लिमिट बढ़ा सकता है, कितना मर्जी लोन दो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है ना। तो राशनिंग भी ना। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये इंस्ट्रूमेंट जो थे, ये मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के थे। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की थी। तो आरबीआई इस तरह से मनी सप्लाई कंट्रोल करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये सारा का सारा आपका हो गया बैंकिंग फंक्शंस के अंदर, ठीक है। एक बैंकिंग फंक्शन और भी होता है आरबीआई का, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा एक अगला फंक्शन है, ठीक है। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। आरबीआई
एक बड़ी बॉडी है, किसको कंट्रोल करती है? एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को। तो आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम सर्वेस, ठीक है, रिसर्च कंडक्ट करता है रिगार्डिंग कितने कमर्शियल बैंक है, ठीक है, किस किस कमर्शियल बैंक के पास कितने डिपॉजिट्स हैं, कितने कमर्शियल बैंक ने कितना लोन क्रिएट किया। ये सारे डेटा कलेक्शन कौन करता है, कौन करवाता है? आरबीआई। और उनको फिर पब्लिश करता है। कैसे पब्लिश करता है? थ्रू बुलेटिन्स, मैगजीन्स, ठीक है, या ऑफिशियल गेजेट न्यूज़पेपर्स, इनके थ्रू आरबीआई पब्लिश भी करता है, या अपनी वेबसाइट्स पे इंटरनेट के थ्रू। तो कलेक्शन ऑफ डेटा एंड देन उसका पब्लिश करना, ये दोनों काम आरबीआई करता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर, मॉनेटरी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। उसके अलावा कुछ नहीं। तो पब्लिकेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा वाला भी एक फंक्शन है बैंकिंग के अंदर, किसका? आरबीआई का। ये सब फंक्शन बैंकिंग फंक्शन थे। इसके बाद भी कुछ फंक्शन हो सकते हैं। क्लास 12th के सिलेबस में आपके पास सिर्फ बैंकिंग फंक्शन है, वो आपने कर ली है। ये आपका बैंकिंग चैप्टर अच्छे से समझ में आपको आगे होगा। इस बैंकिंग चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है कि बैंकिंग और मनी दोनों ही चैप्टर के बाद जो असाइनमेंट्स है नोट्स के अंदर या बुक के अंदर, सब कंप्लीट करना है आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे आप डिस्कस मुझसे कर सकते हो। तो बैंकिंग चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। थैंक यू सो मच।